कीबोर्ड में ना आप एनोटेशन को ऑफ कर लीजिए, तो अभी से ही स्टार्टिंग से एनोटेशन ऑफ का ऑप्शन आएगा। व्यू ऑप्शंस में जाके एनोटेशन में ऑफ कर दीजिए, एनोटेट में जाके। एक्चुअली ऑफ नहीं दिखता मेरे को, रीडू, अंडू, हाँ, इरेजर। एनोटेट में जा रही है आप? हाँ हाँ, उसी में जा रही हूँ। क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? सिलेक्ट टेक्स्ट, ड्रॉ, स्टैम्प, स्पॉटलाइट, इरेजर, फॉर्मेट, अंडू, ये देखिए कितने सारे। हाँ, तो उसमें एक तो हाँ ये हो गया, क्लियर ड्राइंग करना रहेगा। लेकिन एक एनोटेशन का मैं लास्ट टाइम करके देखा था, वो होता था, फिर तो कोई कर नहीं पाते थे ड्रॉ। हाँ, ये मैं भी देख रही थी, पर मेरे इसमें आई डोंट नो ऑप्शन है नहीं है, ओके। क्योंकि ये अभी फिर से चालू हो गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए कोई शरारती तत्व अगर है, अगर हो सकता है आपको कुछ अपने अपलाइन से या कुछ कंपनी से या फैमिली या फ्रेंड किसी का कोई गुस्सा होगा, तो प्लीज आज की वेबिनार पे मत निकालिए, क्योंकि 500 लोगों की जिंदगी है। आप वो गुस्सा अलग से इंडिविजुअली निकाल लीजिएगा। सो यस मैम, आप वो क्लियर ड्राइंग करके ही थोड़ा सा करते रहिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आज का जो वेबिनार है वो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि हमें बराबर बहुत सारे कॉल्स मिल रहे थे, बार बार कुछ लोगों का डाउट आ रहा है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि किस चीज के अंदर हमने कैसे क्या देना है। तो हम बेसिकली उस चीज के लिए ये वेबिनार का हमने टॉपिक स्पेशली इसको हम फिर से लेकर उठा रहे हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस समझिए कि क्या है एग्जैक्टली। ऑस्टियोआर्थराइटिस है बेसिकली जोड़ों का दर्द, ठीक है ना। तो सिंपल वे में अगर हम बोलें कि व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बोलेंगे कि जोड़ों का दर्द है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप ये जो बीमारी है इसका आप शुरुआत से ही अगर इग्नोर कर दोगे, आप इस चीज को नहीं देखोगे कि क्या हो रहा है, कुछ जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उससे क्या है, आप आगे के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार नहीं करते हैं इसके साथ, तो फिर आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ समस्या इसमें पैदा हो सकती है। अब बात आती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिर है क्या। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि ये एक चिकित्सीय स्थिति है, जब तब होती है जब आपकी हड्डियों के जो सिरे होते हैं उसके अंदर जो एक सुरक्षात्मक जो कार्टिलेज बना होता है वो घिसना शुरू हो जाता है, वो टूट फूट उसमें होनी शुरू हो जाती है और वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जैसे हमारा एक घुटना है और दूसरा घुटना है, इसके बीच में जो एक कार्टिलेज है, जो सॉफ्ट कार्टिलेज है, तो वो टूट फूट के कारण खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आमतौर पर आप देखेंगे ये रीढ़ की हड्डी हो गई, कूल्हे हो गया, कूल्हे की हड्डी हो गई, घुटना हो गया, और हाथों की जो हड्डियां हो गई, और ये जो सारी मेन हड्डियां हैं उनको ये प्रभावित करता है। तो कौन सी हड्डियां हैं बेसिकली? रीढ़ की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी है, घुटना है, और हाथों के जो जोड़ हैं उनको ये प्रभावित करता है। श्वेता गुप्ता जी, प्लीज आप अपना थोड़ा इसको देखिए कि आप बार बार स्क्रीन के ऊपर मत करिए, ये डिस्टरबेंस कॉज करता है। ये जोड़ों में जो जो भी हम देख रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो कार्टिलेज है ये इसमें टूट फूट हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि जोड़ में दर्द आना शुरू हो जाएगा, जकड़न आनी शुरू हो जाएगी। और समय रहते अगर आप इस चीज का निवारण नहीं करते हैं, अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हो और बहुत सारे अगर और उपाय नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो एक और चीज है कि आपका मतलब इस चीज में आपका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को साथ के साथ में आप हल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप साथ के साथ इसको हल नहीं करते हैं तो ये आगे जाके और प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। अब बेसिकली इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये, इसके ऊपर बात करेंगे। कारण बहुत सिंपल है, ये बीमारी जो भी हमारे जोड़ हैं उनके क्षतिग्रस्त होने के कारण होती है। और ये समस्या ऐसा नहीं कि अचानक से हो गई कि आप आराम से आज चल रहे हैं और वन फाइन डे आपको कल सुबह एकदम से दिक्कत हो गई, ऐसे नहीं होता है। ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है। मतलब आप कुछ ना कुछ इग्नोर कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, आपने सही समय पर इसका ध्यान नहीं दिया है, तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। समय के साथ साथ
जो हमारे जोड़ों के आप देख रहे हैं ना पिंक कलर का जो कार्टिलेज है, ये इसमें क्या है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या है, ये बीमारी ओल्ड एज में ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ एक व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो वैसे वैसे ये जो कार्टिलेज है ये क्षीण होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। और कारण क्या है इसके? चोट लगना, कोई भी चोट, एक्सटर्नल इंजरी हुई है उसके कारण कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ गई है। फिर जोड़ों में डिसलोकेशन हो गई है। डिसलोकेशन का मतलब है कि अपने स्थान से हिल जाना। कोई बहुत ही कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, या कुछ भी किसी तरह का उसको लिगामेंट इंजरी हुआ है या बोन की तरफ इंजरी है, तो उस तरफ में ये प्रॉब्लम्स आती है। फिर ओबेसिटी एक और रीजन है जिसके कारण जोड़ के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट ज्यादा होता है वैसे वैसे आपके शरीर का सारा वजन आपके जोड़ के ऊपर पड़ता है। फिर बैड पोस्चर, बहुत लोगों को एक हैबिट होती है, आप देखेंगे कुछ लोग उल्टे सीधे सब तरह से बैठते हैं, तो उनका बैठने का तरीका सही नहीं है, तो वो एक बैड पोस्चर है। वो धीरे धीरे आपको विद टाइम आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है। कुछ लोग हैं जैसे आप देखेंगे सोफा पे उल्टा पुल्टा बैठे हुए हैं, ठीक से नहीं बैठे हैं, लेटे अजीब तरह से हुए हैं, उल्टा पुल्टा लेटे हुए हैं। तो ऐसे ही बहुत बार लेटना और बैठना जो सही पोस्चर नहीं फॉलो करते हैं उनको ये प्रॉब्लम जल्दी आती है। अच्छा, कई बार जेनेटिक भी होता है। ये जेनेटिक का मतलब है कि माता पिता से आना, या घर के किसी बहुत ही करीबी में ये बीमारी आ रही है तो भी ये जो प्रॉब्लम है इसके आने की आशंका हो जाती है। ठीक है ना? तो ये है बेसिकली कि ये बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? अब फिर बात आती है कि अब ऑस्टियोआर्थराइटिस और कार्टिलेज क्या है। देखो, कार्टिलेज बेसिकली क्या होता है, कार्टिलेज जैसे हमने किया है, ये आप देख रहे हैं नॉर्मल फिमोरल कार्टिलेज स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या है कि कार्टिलेज रबड़ की तरह होता है। रबड़ देखा है ना आपने? रबड़ इज वेरी इलास्टिक इन नेचर, तो ये बहुत लचीला होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है रबड़। तो इस तरह का होता है ये। और इसका मेन कार्य क्या है इसका, कि दो हड्डियों को जो जोड़ने वाले अंतिम सिरे हैं उनको सुरक्षित रखता है। क्यों? ताकि हड्डी आपस में रगड़ नहीं खाए। लेकिन जब यही कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, हड्डी आपस में रगड़ खानी शुरू हो जाती है, फिर दर्द और सूजन जैसी समस्या आनी शुरू होती है। तो प्रमुख बात यह है कि ये जो हमारा क्षतिग्रस्त कार्टिलेज है ये अपने आप रिपेयर नहीं होता विद टाइम, कि आप इसको छोड़ दीजिए अपने आप भगवान भरोसे रिपेयर होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते, ये रबड़ है बस, तो ये अपने आप रिपेयर नहीं होगा इसका। और जब ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो हड्डियों को जो एक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक कुशनिंग है, क्यों? क्योंकि ये दोनों हड्डियों के बीच में है, तो वो जो कुशन है बीच में वो आपका क्षतिग्रस्त हो गया, कुशनिंग चली गई है। तो फिर क्या होगा, हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी। जब वो रगड़ खाएंगी तो फिर क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग जो एक रूट कॉज है यहाँ से ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ठीक है ना? और आजकल क्या है, देखिए हमारे लाइफस्टाइल में बहुत तरह के चेंजेस आ रहे हैं। जहां लोग पहले फिजिकल काम बहुत ज्यादा करते थे, अब आजकल क्या है, मेंटल वर्क ज्यादा है, वर्क फ्रॉम होम है। इसी की वजह से हमारे बॉडी को जितना फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए वो नहीं करता है। तो रेपिटेटिव वर्क है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, हेवी वर्क है, जिमिंग है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जिमिंग है, वो सब भी इसके कारण हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि अब आप पहचानेंगे कैसे कि कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। सिंपल सी बात है, दर्द वाला जो भी जोड़ है, जिस भी जॉइंट में आपको पेन हो रहा है उसमें पेन फील होता है। मतलब जो भी जॉइंट है जो आपको टेंडर लग रहा है वहां पे आपको पेन फील होगा। सेकेंडली, आपको स्टिफनेस फील होगी, अकड़न फील होगी, सूजन आएगी वहां पे। ठीक है ना? और अगर इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को टाइम पे नहीं ठीक करते हैं तो फिर ये क्रॉनिक हो जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये बढ़ती जाती है, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार जॉइंट, और समय के साथ साथ ये बढ़ती जाएगी। अगर आपके पहले किसी एक जॉइंट के अंदर ये प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दो तीन जॉइंट्स और इन्वॉल्वमेंट हो रही है, स्टिफनेस बढ़नी शुरू हो गई है, तो सूजन आनी शुरू हो गई है। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो आजकल क्वेरीज आती हैं वो इसी पे आती हैं। जो एक हमारी जो सबसे कॉमन क्वेरी है सब लोगों की, कि हम लोग
दवाई दे रहे हैं, दवाई खाते खाते पेशेंट को 1 महीना हो गया, अब वो दवाई छोड़ रहा है तो उसका पेन वापस आ रहा है। तो उसका रीजन ही यही है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी को 1 महीना दवाई दी थी, 1 महीने में उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है वो किस स्टेज पे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेजेस होते हैं इसके। हेल्दी नी के अंदर आप देखेंगे कि पेशेंट को कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज 1 की तरफ जाता है तो हल्का सा पेन आएगा। पेशेंट को कभी कभार पेन होगा और वो कई बार इग्नोर भी कर देता है उसको, ठीक है ना। तो उसके केस में अगर आपने उसको 15 दिन 1 महीना भी दवाई दिया तो वो उससे उसको ठीक हो जाएगा। आप दवाई बंद कर देंगे तो भी उसको ठीक रहेगा, ठीक है ना। उसके केस में अगर आप उसको बाद में कैल्शियम ब्रो और बोन हेल्थ पे डाल देंगे तो उसको बेटर लगेगा। लेकिन जब स्टेज 2 की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या दर्द बढ़ जाता है। जब पेशेंट का दर्द बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो हमारा स्टेज 1 से स्टेज 2 पे आ गया, तो उसका इवन आपको दवाई देने का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 वाला अगर 1 महीने में ठीक हो गया तो स्टेज 2 वाला भी 1 महीने में ठीक होगा। स्टेजेस के हिसाब से दवाई का ड्यूरेशन बढ़ता है। फिर स्टेज 2 के अंदर पेन इंक्रीज हो जाता है। स्टेज 3 में क्या होता है, उस पर्टिकुलर जॉइंट के मूवमेंट के समय आपको पेन फील होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके नी के अंदर किसी पेशेंट के पेन आ रहा है, तो वो सीढ़ी चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो उसको उस सीढ़ी चढ़ने उतरने के अंदर उस मूवमेंट में उसको पेन होगा। या नीचे बैठ रहा है, नीचे बैठ के ऊपर उठ रहा है, उस मूवमेंट में उसको पेन फील होगा। फिर स्टेज 4 जो आती है सिवियर जो है, उसमें दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। वो स्टेज 4 है। और स्टेज 4 से पीड़ित व्यक्ति का क्या मतलब है कि 1 से अधिक जोड़ों का कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में हड्डियों की रगड़ से बहुत तरह की समस्याएं होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, स्टेज 1 का मतलब है कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। स्टेज 2 में थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी। स्टेज 3 के अंदर मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो कम से कम 5 से 6 महीना आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी पेशेंट को। और अगर स्टेज 4 है तो आपको 9 से 10 महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है पेशेंट का दवा चलाना पड़े। क्यों? क्योंकि हम स्टेज के हिसाब से दवाई दे रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस सिवियर होता जाता है, वैसे वैसे दवाई का जो एक ड्यूरेशन है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा वहां पे। और हो सकता है आपको और चीजें भी साथ में इनकॉर्पोरेट करनी पड़े। ये नहीं है कि सिंपल एक ही मेडिसिन से चल जाएगा, तो वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इससे, अब जैसे सिवियर हो गया, स्टेज 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले तो जोड़ों में सूजन आएगी। आप कैसे पहचानेंगे कि जी ये इस पेशेंट को स्टेज 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है? सूजन बहुत हो जाना, स्टिफनेस बहुत हो जाना। क्या होता है बेसिकली, जो जोड़ों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका स्तर बढ़ जाता है। और साइनोवियल फ्लूइड क्या है? साइनोवियल फ्लूइड का कार्य है शरीर में जो मूवमेंट होती है, जोड़ का जो मूवमेंट है, उसके दौरान हड्डियों को रगड़ से बचाना। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो फिर क्या होता है? जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो टूटे हुए कार्टिलेज के कण है, क्योंकि कार्टिलेज तो ऑलरेडी आपका क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो ये जो टूटे हुए कार्टिलेज है, ये जो फ्लूइड है इसके में फ्लोट करते हैं, उससे दर्द और स्वेलिंग और बढ़ेगी। तो बेसिकली जब आप ये पेशेंट की क्वेरी आती है कि हमें दर्द बढ़ रहा है, हमें सूजन बढ़ रही है, वो प्रॉब्लम मेडिसिन का नहीं है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बड़ा हुआ है, तो उसके कारण उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो एडवांस स्टेजेस हैं ये, उसके अंदर सामान्य गतिविधि करने में भी पेशेंट को तकलीफ होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर पेशेंट ने नॉर्मल चलना फिरना भी है तो उसको उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और इसमें एक और चीज है कि दिन बीतने के साथ साथ दर्द बढ़ता जाता है, चलने फिरने में परेशानी आती जाती है, जोड़ों में अकड़न की वजह से मूवमेंट तो डिफिकल्ट है ही है, तो रोज का जो पेशेंट है उसका कार्यशैली इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो समस्या है वो बेसिकली जैसे जैसे सिवियर होता जाता है वैसे वैसे जोड़ों में असंतुलन होना शुरू हो जाता है। असंतुलन का मतलब है कि आप देखेंगे पेशेंट चल रहा है, थोड़ा सा
टेढ़ा होके चल रहा है, लिम्प करके चल रहा है, या फिर कुछ लोगों का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, लगता है उन्हें अभी हम गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई मरीज के घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है और अचानक से घुटना लॉक हो गया तो ऑब्वियसली गिर सकता है, वो चोट भी लग सकती है उसको। तो ये जो इम्बैलेंस है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के एडवांस स्टेजेस के अंदर ये चीज देखी जाती है, ठीक है। तो इस चीज में आपको ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्या ये पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और आयुर्वेद इसके अंदर बहुत अच्छी एक जो बताता है वो ये है कि आयुर्वेद में देखिए बेसिकली इसे संधिगत वात बोलते हैं, वात रोग। और वात रोग जैसे ही शरीर में बढ़ता है तो क्या होता है, शरीर में डीजनरेशन हो जाती है, सिंपल सी बात है। वृद्धावस्था में धातु क्षय ज्यादा होता है तो वात व्याधि होती है। तो सिंपल है इसके अंदर कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मरीज को ग्रेड 4 तक आप पहुंचने मत दीजिए, उससे पहले ही उसका इलाज करा दीजिए। सामान्यतः अगर कोई पेशेंट को बताना है, आप एक्सरे एमआरआई वगैरह से पता चल जाता है कि पेशेंट को कितना प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कुछ पेशेंट हैं जो बहुत ही कंप्लेन करें आपको, तो आप बोल सकते हैं कि आप एक एक्सरे करा के देखिए, तो उसमें एक आइडिया हो जाता है और पेशेंट को भी एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ मेरा ये एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम आया है, यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, और वो गंभीरता से काम करेगा और दर्द की पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, एज के हिसाब से आप उसका चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी जीवन शैली जो है, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, उसमें जो भी परिवर्तन है वो आपके घुटनों की रक्षा के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रोग्रेसिवनेस है उसको धीमा कर सकता है। कम जो भी वजन है वो घुटने पर तनाव कम कर देता है। जितना आपका वजन ज्यादा होगा तो आपके शरीर का सारा जितना प्रेशर है वो आपके घुटने के ऊपर पड़ रहा है। तो जितना आपका शरीर का वजन कम होगा उतना बढ़िया है। सेकेंडली उससे दर्द का भी बेटरमेंट होगा, रोग की गति भी धीमी हो जाएगी। तो ये जो सारे कार्य हैं जिसमें घुटने का अधिक प्रयोग होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ना, नीचे बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, इनको थोड़ा अवॉइड करें। और ऐसा कोई, इसकी जगह अगर आपको एक्सरसाइज करनी ही है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका जो घुटना है उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर ना पड़े। फिजियोथेरेपी एक ऐसा व्यायाम कह सकते हैं आप, ऐसा टेक्निक है जिससे बहुत फायदा होता है। स्टिफनेस है उसमें भी बेटर होता है। बेसिकली आपका जो भी जॉइंट है उसका लचीलापन को, सीमा, उसकी लचीलेपन की लिमिट को बढ़ाने के लिए और आपके जो मसल्स हैं उनको मजबूत करने के लिए बेसिकली फिजियोथेरेपी कैन बी सजेस्टेड। जो आप मतलब मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट फिजियोथेरेपी के लिए जा सकता है। ये वो सब चीजें हैं जो स्टेज 4 मोर सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में की जा सकती है। देखिए सिंपल सी बात है कि चिकित्सा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। पेशेंट हमसे क्या चाह रहा है? पेशेंट चाह रहा है कि हम उनके घुटने का दर्द कम करें, सूजन को कम करें, घुटने का मूवमेंट बेटर हो, लचीलापन बेटर हो, वो आराम से पहले की तरह अपना बोन्स को मूव कर सके, जॉइंट के जो मसल्स हैं उनको मजबूती आए, नी कैप के दर्द में कमी आ सके, मूवमेंट में सुधार हो, फ्लेक्सिबिलिटी आए। अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो बैलेंस बेटर होना चाहिए, और बैठने चलने का अगर लिंपिंग हो रही है तो उसके अंदर कुछ सुधार होना चाहिए। तो ये पेशेंट हमसे ये सब चीजें चाह रहा है, लेकिन आपको पेशेंट को ये चीज करनी पड़ेगी कि आपको उसको किस लेवल तक मेडिसिन देनी है, क्या मेडिसिन देनी है, ये बहुत जरूरी है। अब विटामिन डी इसके अंदर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंस है। अब विटामिन डी का जो सोर्स है वो क्या है? मिल्क एक सोर्स है, मशरूम्स है, और सीरियल्स हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स ले सकते हैं, पनीर है। इन सब चीजों में थोड़ा सा सोर्स ऑफ विटामिन डी है। और विटामिन डी अगर कोई पेशेंट का कम हो विटामिन डी, तो आप देखेंगे उस पेशेंट को क्या है, उसका जो एनर्जी है वो लो ही रहता है। बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम क्रैंकीनेस रहती है, सैडनेस बहुत रहती है। ऐसे पेशेंट को हर टाइम नींद आने जैसा रहता है,
ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हड्डियों के खराब स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है। अगर उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो हड्डियां कमजोर और पतली हो जाती हैं, स्पेशली ओल्ड एज के अंदर। तो विटामिन डी जो है वो हड्डियों के पतलेपन को रोकने में बहुत मदद करता है, और साथ में इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं विटामिन डी की। तो उससे क्या है, हड्डियों का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आता है। तो विटामिन डी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आपको एंड में पता चलेगा कि विटामिन डी रिलेटेड मेडिसिन हमने ऐड करनी क्यों जरूरी है। ऑस्टियो, अब एक नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट को चलना फिरना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, और व्यायाम बहुत प्रभावी है, जोड़ों की गति को भी बढ़ा रहा है, दर्द को कम करने में हेल्प कर रहा है, और कम से कम कुछ मिनट टहल सकता है पेशेंट। व्यायाम से जोड़ों के आसपास की जितनी मसल्स हैं वो मजबूत होती है, और अकड़न में भी आराम आता है, स्टिफनेस आती है, लचीलापन बरकरार रहता है, और पेशेंट को लगता है कि मसल फ्लेक्सिबिलिटी बेटर हो रही है। और कम से कम 20 से 30 मिनट तक शारीरिक रूप से एक्टिव रहने की आपको कोशिश रखनी चाहिए, या पेशेंट को आपको बेटर करना चाहिए कि मैं कम से कम 20 से 30 मिनट हर रोज चलूं। थोड़ा थोड़ा करके चलिए, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप एकदम से स्प्रिंट पकड़ लीजिए, ओलंपिक्स में भागना शुरू कर दीजिए। जितना आपका पेशेंट कर सकता है उतना एज पर हिज और हर कंफर्ट लेवल उसको चलना चाहिए। उससे फ्लेक्सिबिलिटी में भी बेटरनेस आएगी। शारीरिक रूप से एक्टिव रहने पर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, ये सब करने से बोन्स की, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और इवन पेन में भी आराम रहता है। और एक और चीज जो बहुत बढ़िया, एक और बात है कि हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उनके साथ अगर कोई पेशेंट अपना जो एक्टिव लाइफस्टाइल बना के रखे तो इवन मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी बेटर हो जाता है, मतलब दवाई पेशेंट को ज्यादा अच्छे से लगती है, तो वो भी पेशेंट के फायदे वाली बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वजन कम करें। नंबर 2, वजन अधिक होने से भी शरीर के जोड़ों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। ठीक है ना, अब वही है जैसे पेशेंट बार बार कहता है वातारिवटी काम नहीं कर रही है, तो ये हम वेबिनार कर ही इसी ले रहे हैं कि आपको रूल आउट करने हैं कि बाकी चीजों में से कुछ तो नहीं प्रॉब्लमैटिक है, वेट प्रॉब्लमैटिक है, विटामिन डी का कुछ है, या पेशेंट बिल्कुल भी गतिविधि नहीं कर रहा है, उसका वजन बहुत ज्यादा है, ये चीजें आपको एडिशनल देखनी पड़ेंगी। इसीलिए ये वेबिनार को में बार बार बताया जा रहा है, तो इसको इसीलिए सुनना जरूरी है कि आपको क्या क्या चीजें और इनकॉर्पोरेट करनी है। तो पेशेंट का वजन ज्यादा है तो वजन कम कराइए। वजन, सिंपल सी बात है, वजन ज्यादा है तो आपके सारे बॉडी का जो वेट है वो आपके जोड़ों पे पड़ रहा है, तो जोड़ आपके कमजोर है तो वो बॉडी का वेट ले नहीं सकते, तो क्या होगा, पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे आपका जो बॉडी का जो वेट है वो कम होगा तो आपकी हड्डियों के ऊपर से भी जो प्रेशर है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि पेशेंट किस स्टेज में है और उसको क्या और करने से फायदा होगा। अगर वो पेशेंट ओबीज है तो उसको मोटापा कम करने के लिए थोड़ा हेल्प करिए। ठीक है ना, आप कुछ स्लिम फिट लगा सकते हैं उसको साथ में, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ है तो सीबाक लग जाएगा साथ में। और विटामिन डी को रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसी चीज है जो आपका जो सारा बॉडी है उसमें जितना बोन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन है उसको विटामिन डी संभालता है। तो सिंपल सी बात है, विटामिन डी से क्या होगा, आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ाता है। हम जो भी कैल्शियम देते हैं बॉडी को, वो विटामिन डी अगर कम है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो प्रॉपर कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। और इवन ग्रोथ, आपका हमारा जो बोन्स है, हमारे जो सेल्स है, उनकी ग्रोथ के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है, सेरोटोनिन को अच्छा रहता है। तो और इवन आपका हमारा जो बेसिकली बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज हमारा बनता नहीं है उसको भी मेंटेन करने के अंदर इसका बहुत अच्छा हाथ है। तो जितने न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वहां पे विटामिन डी साथ में देना बहुत फायदेमंद है। फिर बात आती है समुचित नींद। नींद कैसे ले, मांसपेशियों को आराम देने के लिए, सूजन और दर्द को आराम देने के लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसीलिए आप देखिए जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो कई बार वैसे ही उनका स्ट्रेस के कारण ही पेन बढ़ जाता है। आप उनको वातारी दे रहे हो, उधर से कार्टिलेज बन रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा तो उनका क्या स्टिफनेस बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए कि उनको स्ट्रेस वगैरह तो नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। फिर एक और चीज है, हीट एंड कोल्ड थेरेपी करा सकते हो आप। रोजाना 20 मिनट तक ठंडा गर्म सेक करने से भी पेशेंट को अच्छा लगता है। तो और आयुर्वेदिक समूह में बेसिकली उपचार, मैनुअल उपचार, मालिश हो गया, आहार, जीवन शैली, ये सब मिला के अगर आप चलेंगे तो पेशेंट को फायदा होगा ही होगा। आपको सिर्फ उस पे नहीं रिलाई करना है कि बस एक टैबलेट दे दी अब ये ठीक हो जाएगा। ट्रीटिंग पेशेंट इज नॉट दैट इजी। उसमें आपको सब चीजों को मिलाकर आपको लगना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसीलिए जरूरी है कि आपने सब सारे इन चीजों को देखना है कि ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है। अब सिंपल सी चीज है, अब आपने बोला पेशेंट को कि विटामिन डी, आप विटामिन डी अच्छा लीजिए, तो विटामिन डी जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको बीफ से, फिश ऑयल, एग योक से मिल जाता है। जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनको मिल्क, योगर्ट से मिलेगा, मशरूम से मिलेगा, सनलाइट से मिलेगा। सनलाइट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो सुबह की जो भीनी भीनी जो शुरुआती सूर्य की किरण होती है वो अगर पेशेंट लेता है तो उसको विटामिन डी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और इसके साथ थोड़ा सा आहार के ऊपर भी कंसंट्रेट करना जरूरी है। जो भी खाद्य पदार्थ इस स्थिति को बढ़ाते हैं उनको मत लीजिए। बड़ी मात्रा के अंदर चीनी हो गया, नमक हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए, जो ये वायु बढ़ाने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चावल हो गया, भिंडी, अरबी, राजमा, उड़द की दाल, ये सब चीजों का थोड़ा परहेज कराइए तो पेशेंट को और बेटर लगेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी थोड़ा सा योग भी कर सकता है पेशेंट, प्राणायाम करे साथ में तो उनको और फ्लेक्सिबिलिटी में बेटरनेस आएगी। अब बात आती है स्टार प्रोडक्ट जो आपका है वातारी वटी। वातारी वटी जो है बेसिकली उसका जो कॉम्बिनेशन है, मोचरस, गोदंती, योगराज गुगलू, सौंठ, अश्वगंधा, रासना, कलौंजी, जैतून, ये सब चीजों से बना शिलाजीत मिला के ये एक इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि ये ना केवल किसी भी प्रकार का दर्द हो, गठिया हो गया, कमर दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, सियाटिका हो गया, हर जगह काम करता है। और सिवियर पेन में आप 2-2 गोली दे दीजिए, ठीक है ना। और किसी को कोई बार ऐसा अगर पेशेंट को लग रहा है कि खाके थोड़ा सा पेशेंट को गर्मी लग रही है तो आप खाने के बीच में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कई बार फोन कॉल्स पे भी बताया है कि आप खाने के बीच में दे दीजिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी पेशेंट को, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ आपको भी प्रिकॉशंस आप देखिए जैसे कि पेशेंट प्रिकॉशन रख भी रहा है कि नहीं, है ना। ये चीजें बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट दवाई खा रहा है और उसको असर नहीं आएगा। दवाई खाएगा तो असर आएगा ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल हर्बल है, ये प्योर तरीके से बनी हुई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो ये जो गोली है सामान्यता मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप एक एक गोली दे सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 2 से ऊपर चली गई है बात, स्टेज 3, स्टेज 4 सिवियर है, तो आप 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में जब ओजेट ऑयल है, ओजेट ऑयल की आप मालिश करा दीजिए। जो भी स्वेलिंग है जिस एरिया के अंदर, बैक का एरिया है, नेक एरिया है, रिब्स एरिया है, मसल पेन हो रहा है, शियाटिका का पेन है, मस्कुलोस्केलेटन कुछ पेन हो रहा है, आजकल वायरल फीवर इतना हो रहा है जो आजकल जोड़ों के ऊपर असर कर रहा है, वो कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी इस तरह का न्यूरोमस्कुलर कोई भी पेन है, वहां पे ये ऑयल काम करता है। तो आप हल्के हाथ से इसको मसाज कराइए पेनफुल एरिया के अंदर, और उसके ऊपर अगर आप उसको गर्म कपड़े से अगर उस पर सेक कराएंगे तो पेशेंट को बहुत फर्क पड़ता है। तो 2 से 3 बार भी ये मालिश कर सकते हैं इसकी, पर इस चीज का खास ख्याल रखना है कि इसको करते टाइम बेसिकली आपने ऊपर पंखा नहीं चलाना, क्योंकि मेरे पास कुछ पेशेंट्स का 1-2 बार क्वेरी है कि हमने ओजेट ऑयल लगाया, एसी में हम बैठे थे और उसके बाद और स्टिफनेस बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। ऑब्वियसली देखिए आप ऑयल की मसाज एसी में बैठ के तो नहीं करेंगे ना, तो एसी को थोड़ा बंद रखें उस टाइम पे। तो बंद एसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा पंखा हल्का चला लीजिए, अगर आप नहीं रह सकते पंखे के बिना, पर स्पेशली मसाज करते टाइम आपका कोई भी बहुत ज्यादा कूलर या एसी आपका ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। फिर जो नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर आता है वाइटिन का प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम ब्रो। कैल्शियम ब्रो का जो कॉम्बिनेशन है, आवा गूगल, लाक्षादी गूगल, कैशोर गूगल फॉर इन्फ्लेमेशन,
और प्रवाल, पुष्प धन्वा, इन सब चीजों को मिलाकर ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल है, 2 टैबलेट्स देनी है 3 बार दिन में 3 बार 2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप 2 सुबह 2 शाम भी दे सकते हैं। ये कैल्शियम ब्रो जो है, ये विटामिन सी का, आयरन, कैल्शियम सब चीजें हैं इसके अंदर। तो आप बढ़ते हुए बच्चों को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी दी जा सकती है, अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी, उनको भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नाम कैल्शियम ब्रो है तो आप उनको नहीं दे सकते। और ये बोन के स्ट्रक्चर के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, जिसके अंदर जो बोन है वो खोखली हो जाती है, उसके अंदर भी इसको अगर आप दोगे, इन्फ्लेमेशन और पेन आपका बेटर हो जाएगा। तो इन सब चीजों के अंदर कैल्शियम ब्रो का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। फिर आते हैं बोन हेल्थ पे। बोन हेल्थ कॉन्सेंट्रेट करती है, जो मैं आपको बात बता रही थी, कि विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है ना। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रोकने के लिए बेसिकली बोन हेल्थ का अच्छा काम है। तो आप शुरू कर सकते हैं बोन हेल्थ से, ठीक है ना। पेशेंट को दीजिए बोन हेल्थ, और उसके बाद धीरे धीरे फिर उसको कैल्शियम ब्रो भी साथ में लगा दीजिए, तो उससे बहुत फायदा होता है। और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी अनिवार्य है, तो ये कैल्शियम मेंटेन करेगा, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो बढ़ते बच्चों को आप दोगे, और मांसपेशियों का सही संतुलन के लिए इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, तो ये डेफिनेटली फायदा करेगा ही करेगा, ठीक है ना। और एक और चीज है कि इसका जो ब्यूटी है इस मेडिसिन का, वो ये है कि ये विटामिन डी का तो करती ही करती है, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करती है, राइट बैलेंस ऑफ कैल्शियम मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। और इवन जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका हाइट नहीं बढ़ रहा है, उनको भी आप दे सकते हैं बोन हेल्थ, तो उसका भी इसके अंदर काफी अच्छा रोल है। और सिंपल सी चीज है, 5 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको आप रोज सुबह खाने के बाद 1 गोली दे दीजिए, और जो बड़े हैं उनको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम आप दो, और कम से कम 6 से 12 महीने दीजिए, तो इसमें डेफिनेटली फायदा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आइडिया है वो यही है कि आपका जो भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जो भी लेवल का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आप उसको सही तरीके से अगर आप दवाई दोगे पेशेंट के हिसाब से, तो वो डेफिनेटली वर्क करेगी। देखिए सिंपल सी चीज है, ये पेशेंट ट्रीट कर रहे हो आप, ये ऐसा तो है नहीं है कि हम घर के अंदर कोई सब्जी बना रहे हैं कि जी हमने बस आधा किलो ही मसाला, आधा चम्मच ही मसाला डालना है, उससे ज्यादा डालेंगे ही नहीं। पेशेंट की जरूरत के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशंस बना के देने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को मोटापा ज्यादा है, तो आप उसको मोटापे के लिए साथ में दवाई डालिए, ठीक है ना। उसका जो जड़ है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो दूर करने की कोशिश करिए, और फिर देखिए कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम आती है कि हम 4 महीने वातारी दिए थे, उसके बाद फिर दर्द बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके जड़ पे तो काम ही नहीं किया, आपने उसके वहां काम नहीं किया उस प्रॉब्लम के ऊपर। आपने देखा कि उसको ओबेसिटी है, या उसके खान पान में प्रॉब्लम है, या उसका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, उसको आपको साथ में उसको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट ज्यादा आएगा ही आएगा। स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है पेशेंट को, आप साथ में सीबकथॉर्न लगा दीजिए, तो सीबकथॉर्न से उनका, बहुत लोगों का मेरे को फीडबैक्स भी आए हैं फोन के ऊपर कि सीबकथॉर्न हमने लगाया तो पेशेंट का जो पेन था वो भी ठीक हो गया, स्वेलिंग में भी बेटरनेस आ गई है। तो इसीलिए आप ये जो सब चीजें हैं वो अगर आप मिला के करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है।